In in the previous lecture, we have started the unit number 5 and the topic was network analysis in project planning. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट के बारे में देख लिया था. व्हाट इज प्रोजेक्ट, व्हाट आर द नेटवर्क टेक्निक्स. द नेटवर्क टेक्निक्स के बेसिक्स हमने देख लिए थे. देयर आर टू मेथड which use this network technique to analyze any project. किसी भी प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करनी है, प्लानिंग करनी है या कंट्रोलिंग करनी है तो हम नेटवर्क डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं. देयर आर सम बेसिक टर्म. ठीक है, तो एक टर्म थी हमारी नोड. ठीक है, नोड 1 से लेकर नोड 1 2 में चल रहे हैं. तो इसमें दो दो तरीके से क्वेश्चन होते थे हमारे, एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड. अगर हम नोड नोड मतलब ये सर्किल, अगर इस सर्किल के अंदर अगर हम इवेंट लिख रहे हैं तो ये एक्टिविटी ऑन एरो हो गया. अगर इस सर्किल के अंदर हम एक्टिविटी लिख रहे हैं तो ये एक्टिविटी ऑन नोड हो गया. ठीक है, तो ये हमने डमी एक्टिविटी जहां जरूरत होती है, जहां इस तरीके से कोई भी अगर कंफ्यूजन होता है कि कौन सी एक्टिविटी किसके डिपेंडेंट है, तो हम डमी एक्टिविटी यूज करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय एरो एंड अ डॉटेड एरो. ठीक है, तो वी हैव सीन सम न्यूमेरिकल ऑफ एक्टिविटी एंड एरो एज वेल एज एक्टिविटी ऑन नोड. ठीक है, तो सेम न्यूमेरिकल वी कैन आल्सो परफॉर्म बाय एनी ऑफ द अप्रोच. A network can be made by both the approaches, activity on node and activity on arrow. तो arrow के ऊपर अगर activity लिख रहे हैं तो ये activity on arrow हो गया. और अगर नोड के अंदर अगर हम एक्टिविटी लिख रहे हैं तो ये एक्टिविटी ऑन नोड अप्रोच हो गई. तो दिस अप्रोच जनरली मोर इजियर, ये थोड़ा समझने में और नेटवर्क बनाने में आसानी रहती है. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो गया, इन दिस अप्रोच नो डमी एक्टिविटी नीड टू बी एडिड. तो हमें डमी एक्टिविटी ऐड करने की जरूरत ही नहीं रहती है, जबकि यहाँ पर डमी एक्टिविटी में प्रेजेंट. तो कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जहां हमें डमी एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट अवर मेन टॉपिक, क्रिटिकल पाथ मेथड. इसके न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में. आवाज क्लियर आ रही है सागर? आ रही है सर. ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ मेथड of a network gives the shortest time in which whole project can be completed. ठीक है, एक्टिविटी विच हैव लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन कॉल्ड द क्रिटिकल एक्टिविटी. तो यहाँ पर देखो दो टर्म आ रही है, शॉर्टेस्ट भी आ रही है और यहाँ पर एक टर्म आ रहा है लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन. तो इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल पाथ ऑफ अ नेटवर्क गिव्स द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच द होल प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड. तो वो टाइम कम से कम इतना टाइम तो लगेगा ही. वो पाथ जो अगर शो कर रहा है दैट पाथ इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ. तो बेसिकली दिस इज द लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन. तो ये बात अगर कंफ्यूजन लग रही है तो ये न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगी. शॉर्टेज यहाँ शॉर्टेज भी आ रहा है और लॉन्गेस्ट में आ रहा है, इसको हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, वहां समझ में आ जाएगा. इन अ नेटवर्क डायग्राम क्रिटिकल पाथ एंड क्रिटिकल एक्टिविटी कैन बी मोर देन वन. तो इन बेसिकली जो भी हम नेटवर्क बनाते हैं उसमें वी फॉर द टाइम एनालिसिस कुछ टाइम पैरामीटर हम निकालते हैं. अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ई डिनोटेड बाय ई, अर्लीस्ट फिनिश टाइम denoted by TEF, latest start time denoted by TLS, latest finish time is L. ठीक है, तो calculation of time schedule for each activity, it involves the determination of the time by which an activity must begin and time before which it must be complete. तो ये एक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है. अब ऐसे समझो कि कोई भी एक्टिविटी है उसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कम से कम कितने टाइम में स्टार्ट हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं कि मे बी अगर एक वीक का डिले हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा अगर डिले हो गया तो इट विल रिजल्ट इन ओवरऑल डिले इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन. तो कोई भी एक्टिविटी कब शुरू होनी है उसके भी दो पैरामीटर हो सकते हैं प्लस माइनस, कब खत्म होनी चाहिए उसके भी दो पैरामीटर हो सकते हैं. तो ये हमने निकाला है. फिनिशिंग के भी दो टाइम निकाली है और स्टार्ट के भी दो टाइम हमने निकाला है. मतलब ये मैक्सिमम है, हम उसे इतना स्ट्रेच कर सकते हैं अगर उस विद इन द लिमिट. जैसे कोई भी शेफ्ट होती है, जैसे शेफ्ट आप प्लस माइनस 0.1 में बनानी है आपको, ये आपको पता है, इसकी ये लिमिट है. तो ऐसे ही स्टार्ट और एंडिंग होने की भी एक लिमिट होती है किसी प्रोजेक्ट की. अगर
वो लिमिट अगर क्रॉस कर जाएगी, अगर एक वीक का हमारे पास फ्लेक्सिबल टाइम है कि अगर दीवार खड़ी होनी है तो एक वीक अगर ज्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बाकी के काम नहीं रुकेंगे। एक वीक से अगर ज्यादा हो गया तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट था हमारा घर बनाने का वो डिले हो गया। ठीक है। तो इसलिए ये एनालाइज करने के लिए कि कौन सी एक्टिविटीज, कौन सा टाइम जो है वो क्रिटिकल है, ये इसके लिए हम ये दीज 4 टाइप्स ऑफ टाइम्स आर कैलकुलेटेड बाय द नेटवर्क डायग्राम। ठीक है। लेट टीआईजे इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी है, सपोज 1 to 2 कोई एक्टिविटी है, इसकी ड्यूरेशन है 15 वीक्स। ठीक है। तो टीएलएस 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 और टीईएफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन। ये डिस्कस हुआ था क्या उस दिन, सागर? नो सर। नहीं हुआ था ना? नहीं होता। ठीक है। तो टीईएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ई प्लस टी आई जे। तो ई और एल, जो ई और एन एल जो टाइम है ये डायरेक्टली हमें नेटवर्क से मिल जाता है। ठीक है। एक बार जब हम नेटवर्क ड्रॉ करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम नेटवर्क, जो भी हम नेटवर्क डाई करेंगे ई और एल की वैल्यू हमें वहां से मिल जाएगी। तो अब निकालना क्या है, हमें क्या बचा, दो पैरामीटर और बचे, टी ई एफ एंड टी एल एस। तो इन दोनों के लिए फॉर्मूला है ई प्लस टी आई जे एल माइनस टी आई जे। तो ये देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देख लेंगे। ठीक है। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल, तो हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या हो गया, कैलकुलेट द टाइम शेड्यूल फॉर द कंप्लीशन ऑफ इंटायर प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई क्रिटिकल एक्टिविटी एंड फाइंड द क्रिटिकल path. So let us take a numerical. In this numerical, activities consider the network diagram. Network shown in the figure, तो network हमें बनाना है which consist of the following activity. एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक बात हमें ये ध्यान रखनी है। अभी तक हम जो पिछले हमने जो क्वेश्चन करे उसमें हम एक्टिविटी ए बोल रहे थे, एक्टिविटी बी बोल रहे थे, एक्टिविटी सी बोल रहे थे। बस यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ इन एक्टिविटी को हम 1 to 3 बोल रहे हैं। ठीक है। अगर हम ए बी सी बोल रहे होते तो यहाँ पर लिखा होता ए टू बी, ए टू सी, इस तरीके से लिखा होता। बस इसमें इतना सा अंतर है कि यहाँ पर एक्टिविटी को 1 to 3 बोल रहे थे, और जबकि पहले हम क्या बोल रहे थे, इवेंट्स को 1 to 3 बोल रहे थे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, एक्टिविटी को 1 to 3 बोल रहे हैं। ठीक है। तो कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो आपको देखते ही पता चल जाएगा। फिर सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है कि हम किस अप्रोच से करें, एक्टिविटी ऑन एरो या एक्टिविटी ऑन नोड। तो ये क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि हमें ये एक्टिविटी ऑन नोड से करना है। सिर्फ पहली हमारी कोशिश रहेगी कि इन एनी न्यूमेरिकल हम एक्टिविटी ऑन नोड से ही करें, बिकॉज दिस इज इजी। इजी क्यों होता है, यहाँ पर कोई भी डमी एक्टिविटी नहीं हमें दिखानी पड़ती है, नो डमी एक्टिविटी। ठीक है। तो ये ड्रॉ करना आसान होता है। तो पहले हम पहली कोशिश होगी क्वेश्चन को देखते ही कि हम उसे एक्टिविटी ऑन नोट से सॉल्व करना चालू कर दे। तो हमें करना क्या है, कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम, कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क या नेटवर्क डायग्राम। ठीक है। कैलकुलेट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड फ्लोट। फ्लोट क्या होगा, उसका डिफरेंस होता है कि किसी भी दोनों स्टार्ट टाइम को अगर माइनस कर दोगे तो फ्लोट आ जाएगा, या दोनों फिनिश टाइम को आप डिफरेंस ले लोगे तो वो फ्लोट हो जाएगा। फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ। ठीक है। फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ, तो इसका नेटवर्क डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटीज आर गिवन 1 to 2, लेट अस से दिस इज 1। एक्टिविटी ऑन नोड में लिखना है, हमें क्या करना है, एक्टिविटी ऑन नोड अप्रोच से करना है। तो नोड के अंदर मैंने एक्टिविटी लिख दी विच इज 1 2 3 4, दिस आर द एक्टिविटी 1 to 2। अब देखो 1 से केवल एक ही जा रहा है, 1 1 to 2, 1 से दो जा रहे हैं, 1 to 2 भी जा रहा है, 1 to 3 भी जा रहा है। तो लेटर से मैंने यहाँ ले लिया 2, 1 to 3, तो ये ले लिया 1 to 3। ठीक है। 2 to 3, 2 to 3 इस तरीके से चला जाएगा, 2 to 3, 2 to 5। ड्यूरेशन हम बाद में लिख देंगे, जो ड्यूरेशन दे रखा है वीक्स में इसको हम एरो के ऊपर लिख देंगे बाद में। 2 to 5, 2 to 5, तो 2 to 5 देखो एक ही एक्टिविटी जा रही है, तो मैंने इसको 2 to 5 मैंने आगे करके कर दिया। 2 to 5, 3 to 4, 3 to 4 भी जा रहा है, 3 to 6 भी जा रहा है। तो 3 to 4 इसको अगर मुझे पैरेलल लेना है तो मैंने कर दिया 3 to 4। ठीक है। 3 to 4 एंड 3 to 6, 3 to 6, 3 to 6
यहाँ मैंने बना लिया, बाद में देखेंगे अगर दिक्कत आएगी। 3 to 6, 4 to 5, 4 to 5, देन 4 to 6, 4 to 6, ठीक है। देन 5 to 6, 5 to 6 यहाँ हो गया। और ये 5 to 6, इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं 6 को तो ज्यादा आसान रहेगा। 6 को मैं ऐसे ले जाता हूँ, ठीक है। 4 to 6, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको नेटवर्क में। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू शुड मेक द डायग्राम बाय पेंसिल, ठीक है। पेंसिल से उसे करेक्ट करते करते चलो। 6 to 7, 6 to 7, चेक करो जरा डायग्राम ये सही है। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 3 to 6, 4 to 6 एंड 6 to 7, ठीक है भाई, सही लग रहा है। नाउ ड्यूरेशन 1 to 2, ड्यूरेशन कितनी होगी? 15 वीक्स। 1 to 3 एक्टिविटी की ड्यूरेशन कितनी है? 15। 3 to 4, 3 to 4 इज 8 वीक्स। 2 to 3 इज 3 वीक्स। 2 to 5, 2 to 5 is 5 weeks. 2 to 3 is 3 weeks. 2 to 5 is 5 weeks. 3 to 4 is 8. 3 to 6 are 12. 4 to 5 is 1. 4 to 6 is 14. 5 to 6 are 3 weeks, and 6 to 7 are 14, ठीक है। अच्छा, पिछले लेक्चर भी ई और एल की वैल्यू मैंने बताई थी क्या तुम्हें? सागर, सागर, आवाज आ रही है? सागर हो गया वहां पर? यस सर। चलो, पिछले लेक्चर में मैंने पूछ रहा था आपसे, ई और एल की मैंने कैलकुलेशन बताई थी क्या आपको? नो सर, पिछले लेक्चर में नहीं बताई थी। ये डायग्राम समझ में आ गया? हाँ सर। बता देना समझ में नहीं आया तो। सर आता है, पिछली बार भी बताया था अभी। अच्छा, ठीक है। तो पिछली बार ई और एल की कैलकुलेशन नहीं बताई थी। नाउ ई और एल, ई मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ई मतलब हो गया हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो हम निकालते हैं वो ई होता है, और लेटेस्ट फिनिश टाइम जो होता है वो एल होता है, ठीक है। ई और एल की वैल्यू हम इस डायग्राम से निकाल सकते हैं। बाकी जो टाइम पैरामीटर पूछे गए हैं उसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। तो स्टार्टिंग में ई जो है वो 0 रहेगा, ठीक है। तो अब एक्टिविटी 1 हो गया। अब एक्टिविटी 2 में देखेंगे हम, यहाँ पर एरो 2 में कितने एरो आ रहे हैं? एक ही। भी एरो क्या है? एरो में एक हेड है और एक टेल है। तो जब हम फॉरवर्ड चल रहे हैं, जब हम ई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम फॉरवर्ड चल रहे हैं, और जब हम एल की वैल्यू निकालेंगे, जब हम ई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो फॉरवर्ड चल रहे हैं, और जब एल की वैल्यू निकालेंगे तो हम बैकवर्ड चलेंगे, ठीक है। बैकवर्ड चलेंगे। तो जब हम फॉरवर्ड चलेंगे तो हम एरो को देखते हुए चलेंगे। एरो को मतलब एरो का जो सिंबल है, ये एरो को देख के चलेंगे, इसका इसके हेड को देख के चलेंगे। और जब हम बैकवर्ड चलेंगे तो टेल को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जब हम फॉरवर्ड चलेंगे तो हेड को देखेंगे, और जब बैकवर्ड चलेंगे एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो टेल को देखेंगे। अब फॉरवर्ड चलेंगे, यहाँ पर नोड नंबर 2 हो गया ये, ठीक है। एक्टिविटी 2 में केवल एक ही एरो आ रहा है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 + 15। तो 0 + 15 इज इक्वल टू 15 वीक्स, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक्टिविटी 3 में देखो, एक्टिविटी 3 में कितने एरो आ रहे हैं? 2 एरो आ रहे हैं। एक एरो 1 की साइड से आ रहा है, एक एरो 2 की साइड से आ रहा है। तो यहाँ पर हम अगर कैलकुलेट करें, एट द नोड नंबर 3 ई इज इक्वल टू 0 + 15 इज इक्वल टू 15, एंड ऑल्सो ई इज इक्वल टू 15 + 3, 15 + 3 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर जो भी मिनिमम होगा, तो जब हम फॉरवर्ड चलेंगे ई की वैल्यू निकालेंगे, जहां भी क्लैशिंग होगी, दो आंसर आएंगे, वो हम मिनिमम चूज करेंगे। तो ई की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी? 15। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 15, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम ई की वैल्यू हम निकालेंगे, जो दो पास से आ रही है, मिनिमम वैल्यू
सॉरी, ई के केस में हम मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, ये थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ हमने ई की वैल्यू हमने एल के केस पे हम मिनिमम लिखते हैं और ई के केस पे मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम वैल्यू लिख ली। 15 और 18 में मैक्सिमम क्या है? 18। नोड नंबर 4 देखो, नोड नंबर 4 पे एक ही एरो आ रहा है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर ई की वैल्यू हो जाएगी, मैं अलग पेन से कर देता हूँ, यहाँ पर ई की वैल्यू हो जाएगी 18 प्लस 8 26। 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 26। ठीक है। अब नोड नंबर 5 देखो, 5 में देखो दो एरो आ रहे हैं, यानी 26 प्लस 1 27 और 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना हो गया? यहाँ पर 20 और 27 में मैक्सिमम हो गया 27, तो ई की वैल्यू हो गई 27। नोड नंबर 6 में देखो, अब नोड नंबर 6 पे तीन एरो आ रहे हैं, नोड नंबर 6 में तीन एरो आ रहे हैं, यानी तीन हेड जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ई की तीन वैल्यू आ गई, तो ई की पहली वैल्यू हो जाएगी 18 प्लस 12। एक एरो कहाँ से आ रहा है? 3 से आ रहा है, एक 4 से आ रहा है और एक 5 से आ रहा है। तो व्हेन 3 to 6 वाला एरो देख रहे हैं, तो ई की वैल्यू हो जा रही है 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 30। 4 to 6 में जा रहे हैं, तो ई की वैल्यू हो जा रही है 26 प्लस 14 इज इक्वल टू 40। और जब हम 5 to 6 दे रहे हैं, तो 27 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। तो विच वन इज मैक्सिमम? 40 इज मैक्सिमम, तो ई की वैल्यू एट नोड नंबर 6 इज इक्वल टू 40। ठीक है। अब यहाँ पर 7 पे देखो, 7 पे एक ही अपना एक ही एरो आ रहा है, तो 40 प्लस 50 14 इज इक्वल टू 54। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 54। ठीक है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो हमने निकाल लिया, अब एल की वैल्यू निकालनी है लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये दोनों वैल्यू हमें डायग्राम से ही मिल जाती हैं। अब लेटेस्ट टाइम फिनिश टाइम होगा हमारा एल, एल की जो एट द लास्ट नोड एल इज इक्वल टू 54। तो यहाँ एट द स्टार्टिंग नोड और लास्ट नोड ई और एल की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ठीक है। तो एट द नोड नंबर 6, नोड नंबर 6 में क्या होगा? एक ही टेल आ रही है। अब अभी तक हम क्या देख रहे थे? हेड देख रहे थे, एरो का हेड देख रहे थे। अब मुझे एल की वैल्यू निकालनी है, तो एरो का टेल देखना है। अब 6 में क्या है? एक ही टेल है, यहाँ केवल एक ही टेबल अवेलेबल है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल इज इक्वल टू 54 माइनस 14 इज इक्वल टू 40। तो ये हो जाएगी 40 एट द नोट नंबर 6, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू 40। ठीक है। अब देखो 6 से लेकर 5 में देखते हैं, 5 में भी एक ही टेल आ रहा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 37। ठीक है। अब देखो 4 में दो टेल आ रही हैं, 5 के बाद हमने 4 देखा, 4 में दो टेल आ रही हैं, यानी एल की दो वैल्यू आएंगी। एक तो हो जाएगी 37 माइनस 1, ड्यूरेशन कितना है? 1। 37 माइनस 1 इज इक्वल टू 36 आएगी एक वैल्यू, और एक वैल्यू आएगी हमारी 40 माइनस 14 इज इक्वल टू 26। तो इन दोनों में से विच वन इज मिनिमम? तो यहाँ पर हम मिनिमम देखते हैं। तो एल की वैल्यू मिनिमम कितनी हो जाएगी? 26। 26। तो एल की वैल्यू नोड नंबर 4 पे हो जाएगी 26। नोड नंबर 3 पे दो टेल आ रही है फिर से, इसका मतलब दो आंसर आएंगे हमारे। एक आंसर हो जाएगा 40 माइनस 12 इज इक्वल टू 28, और एक आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ कुछ गलत है क्या? नहीं ठीक है। एक आंसर हो जाएगा हमारा 40 माइनस 12 इज इक्वल टू 28, और दूसरा आंसर हो जाएगा 26 माइनस 8 इज इक्वल टू 26। 26 सॉरी 26 माइनस 8 इज इक्वल टू 18। तो विच वन इज मिनिमम? इन दोनों में से मिनिमम क्या है? 18। 18। तो यहाँ पर एल की वैल्यू हो गई 18। ठीक है। अब नोड नंबर 2 में देखो एक ही टेल आ रही है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 18 में से 3 चला गया 15, एल इज इक्वल टू 15। ठीक है। अब नोड नंबर 1 में देखो दो टेल आ रही है, तो एल यहाँ माइनस करेंगे, 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3, और 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 3 और 0 में मिनिमम कौन सा है? 0। तो एल की वैल्यू नोड नंबर 1 में 0 हो जाएगी। तो यहां से ये चेक हो जाएगा एट फर्स्ट नोड, नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 7 में ई और एल की वैल्यू हमेशा बराबर ही रहेंगे। अगर बराबर नहीं आ रही है, तो मतलब हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं, कर रखी है। ठीक है।
यहां तक समझ में आ गया। ई और एल की वैल्यू हमने डायग्राम से ही निकाल ली। अब हमें क्रिटिकल पाथ निकालना है, वो पाथ जहां पर ई और एल की वैल्यू बराबर हो जा रही है। जिस भी पाथ में ई और एल की वैल्यू बराबर हो जाएगी वो हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया। तो यहाँ देखो 1 से लेकर 2 में, 1 से 2 में जा रहे हैं तो 2 पे क्या है, ई और एल की वैल्यू बराबर है, तो यानी ये पाथ कंसीडर करेंगे हम क्रिटिकल पाथ में। ठीक है, 2 to 3, 2 to 3 जाए या 2 to 5 जाए, अब ऐसे समझो हमें, ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्ट है और ये एंड है। तो स्टार्ट से एंड पे पहुंचने के 2 या 3 रास्ते नजर आ रहे होंगे, सगर आ रहे हैं समझ में। अगर हम स्टार्ट से और एंड की हम बात कर रहे हैं तो हमें 2 या 3 रास्ते नजर आ रहे हैं, या तो हम ऐसे ऐसे चले जाएं, या तो सेवन हम इस तरीके से। ठीक है, तो हमें वो पाथ फाइंड आउट करना है जो कि क्रिटिकल है, मतलब क्रिटिकल की डेफिनेशन होगी जो लॉन्गेस्ट पाथ है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 to 2 जहां पर ई और एल की वैल्यू बराबर हो जाए, तो देखो यहाँ 5 में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ ई और एल की वैल्यू बराबर नहीं है, ई और एल की वैल्यू 3 में बराबर है। तो यहाँ से इसके बाद मैं चला जाऊंगा 2 to 3। अब 3 के बाद मैं कहाँ जाऊं, 6 में जाऊं या 4 में जाऊं। 3 के बाद मैं 4 में जाऊंगा, यहाँ भी हमारा ई की वैल्यू, ई और एल की वैल्यू बराबर है, तो 2 to 4, 2 to 4, उसके बाद हमारा 4 to 6, 4 to 6 और 6 to 7। तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया। 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। अब क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या है, अगर इस पाथ में, इस एक्टिविटी में कहीं भी डिले हो गया, अब अगर सपोज 2 to 3 एक्टिविटी है, यहाँ 3 वीक्स ले रही है, अगर ये 3 की जगह 4 वीक्स अगर ले रही है 2 to 3 एक्टिविटी, तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो हमारा डिले हो जाएगा। ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है कंप्लीशन टाइम जो है वो कुछ दिन जो है वो डिले हो जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पाथ है। इस पाथ में कभी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। ठीक है, अब हमें और क्या निकालना है, तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर। हमने जो निकाला, ई की वैल्यू 0, 18, 15, 0, 18, 15, या 27, 37, 26, 40 एंड 54। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, ये मैंने जो ड्रॉ किया वो इसी तरीके से ड्रॉ किया। अच्छा, डायग्राम थोड़ा सा अलग हो सकता है। डायग्राम जैसे आप लोग बनाओगे और जो किताब में दे रखा होता है, इतना इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो किताब में थोड़ा सा अलग है, 6 को इन्होंने 4 के आगे ले रखा है, यहाँ मैंने 6 को थोड़ा ऊपर ले गया हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं है। थोड़ा एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें निकालना है अर्लीस्ट, अब बाकी के जो पैरामीटर हैं वो हमें निकालने हैं। कौन से पैरामीटर निकालने हैं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ये भी निकालना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। लेटेस्ट है एक्टिविटी 1 to 2। तो ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक्टिविटी 1 to 2, एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 7 कॉलम्स आर देयर। ठीक है, एक एक 1 by 1 करके हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। 1 2, ये टेबल बस समझ जाओ, इसका क्वेश्चन आपका 90% चांस है इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। बट नेटवर्क बनाओ, टेबल बनाओ, आंसर हो गया। ठीक है, इस टेबल को एनालाइज करेंगे, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे इस टेबल से, देन यू विल कम टू नो दैट व्हाई वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज। उसके बाद पता चलेगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो 1 to 2 ये क्वेश्चन ऊपर मैंने उतार रखा है। 1 to 2 हो गया 15, 1 to 3 एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन हो गया 15, 2 to 3 3 वीक्स, 2 to 5, 2 to 5 हो गया 5 वीक्स, 3 to 4 हो गया 8 वीक्स, 3 to 6 हो गया 12 वीक्स, 4 to 5 हो गया 1 वीक, 4 to 6 हो गया 14 वीक्स, 5 to 6 हो गया 3 वीक्स, और 6 to 7 हो गया 14 वीक्स। ठीक है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये हम पहले से ही निकाल चुके हैं। अच्छा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो हम, क्योंकि स्टार्ट की बात कर रहे हैं, तो किसी भी एक्टिविटी में हम 1 की बात करें, 1 से 2 में जा रहा है, तो 1 पे जो वैल्यू है, ठीक है, वो हम लिखेंगे यहाँ।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पहले हम यहाँ लिखते हैं 1 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो ये है 0। यहाँ पर एक्टिविटी 1 2 3, 1 2 3 में क्या है, 1 2 3 में भी ई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख दी। अब एक्टिविटी 2 2 3 में देखो आप, 2 2 3 में देखो ई की वैल्यू हो गई 15। एक्टिविटी 2 मतलब स्टार्टिंग एक्टिविटी देखेंगे ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग टाइम निकाल रहे हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाल रहे हैं, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो गई 15। 2 2 5, 2 2 5 वही रहेगी हमारी 15 रहेगी। हमें ये स्टार्टिंग एक्टिविटी देखनी है। अब देखो 3 में कितनी है, 3 में ई की वैल्यू कितनी है 18, ई की वैल्यू हो गई 18। 3 to 6 में भी ई की वैल्यू 18 ही रहेगी। 4 to 5, तो 4 to 5 में हो गया ई की वैल्यू हो गई 26। 4 to 6 26 ही रही। 4 to 6, 5 to 6, तो 5 में देखो क्या है, ए की वैल्यू 27 हो जाएगी 27। 6 में क्या है, 6 में ई की वैल्यू है 40, तो ये हो जाएगी 40। ठीक है, ऐसे हम एल की वैल्यू डायग्राम से जो हमें मिली थी, एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एल की वैल्यू जो है वो लेटेस्ट फिनिश टाइम है, तो 1 to 2 एक्टिविटी में स्टार्ट टाइम तो क्या है 15 वीक्स, फिनिश टाइम कितना होगा 1 to 2 एक्टिविटी में फिनिश टाइम होगा यहाँ एल, या फिनिश टाइम होगा एल इज टू 15, यानी 0 टाइम में अगर एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है तो फिनिश करने में कितना टाइम लग रहा है 15 में, 15 वीक्स। ऐसे ही 1 to 3 एक्टिविटी देखो, एल की वैल्यू कितनी है 18। 1 to 3 एक्टिविटी में एल की वैल्यू है 18। 1 to 3 एक्टिविटी में एल की वैल्यू है, यानी हम अभी तक क्या देख रहे थे 1 1 1 1 1 2 2 3 3 ये देख रहे थे। अब हम देखेंगे नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, नोड नंबर 3, नोड नंबर 5 पे देखेंगे, वहां पर एल की वैल्यू। ये तो हो गया याद करने का तरीका, या फिर आप समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हो कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 मिनट है और फिनिश टाइम कितना है 1 to 2 एक्टिविटी के लिए 15 वीक्स। ठीक है, 1 to 3 एक्टिविटी के लिए कितना हो जाएगा, एल इज टू 18, और उसके बाद हो गया 2 to 3 एक्टिविटी, 2 to 3 एक्टिविटी, तो 2 to 3 एक्टिविटी हो गया एल इज टू 18, एल इज टू 18। 2 to 5, 2 to 5 में एल की वैल्यू हो गई 37। ठीक है, 2 to 5, 3 to 4, 3 to 4 में एल की वैल्यू हो गई 26। 3 to 6, 3 to 6 में एल की वैल्यू हो गई 40, एल की वैल्यू हो गई 40। 4 to 5, 4 to 5 में एल की वैल्यू हो गई 37। ठीक है, 4 to 6 में एल की वैल्यू हो गई 40। 5 to 6 में, 5 to 6, 6 में एल की वैल्यू हो गई 40, और एट लास्ट 7 में हमारी एल की वैल्यू कितनी हो गई 54। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। क्योंकि टेबल अगर बनाना सीख गया तो ये क्वेश्चन इसका 100% हो जाना है। इतनी बात आ गई समझ में। आगे सर। ठीक है, अब हमें निकालना है TLS और TFS, मतलब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो इसका जो हमने फॉर्मूला देखा था पहले, इसका जो फॉर्मूला था अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में L माइनस TIJ, और ये हो जाएगा E प्लस TIJ। ठीक है, E प्लस TIJ हो गया ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम TFS, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E प्लस TIJ। E कितना है 0, और ये TIJ क्या है, ये हो जाएगा TIJ। ये TIJ क्या है, टाइम ड्यूरेशन, तो टाइम ड्यूरेशन फॉर एनी एक्टिविटी ड्यूरेशन, तो ये हो जाएगा 15 मिनट। तो 0 प्लस 15, और ध्यान से देखना, दिक्कत है पूछना, 0 प्लस 15, 0 प्लस 15 इज इक्वल टू 15। ठीक है, 0 प्लस 15 इज इक्वल टू 15। 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 32। 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 26। 18 प्लस 12 is equal to 30. 26 plus 1 is equal to 27. 26 plus 15 plus 14, 520. 15 plus 5, 5 is
15 प्लस 5 इज इक्वल टू 30, ठीक है। 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 30, 27 प्लस 3 इज 20 इक्वल, होगा। हाँ ठीक है, 20, 20, 225, 223, 225, ये कुछ गलत हो गया लग रहा है, 225, नहीं ठीक है, सही है। 14, ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 54, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टी एफ एस, अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ गया। अब इस कॉलम को भरने के लिए हम क्या करेंगे, हमें माइनस करना है, जो हमने फॉर्मूला देखा था, माइनस करना है एल माइनस टी आई जे। एल माइनस टी आई जे मतलब टाइम ड्यूरेशन, ये जो टाइम ड्यूरेशन है एल माइनस टी आई जे, तो एल कितना हो गया, एल 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 15 माइनस, समझ में आ रहा है ना कौन सा हम कॉलम कर रहे हैं, 15 माइनस, 15 माइनस टाइम, टाइम कितना है 15, ये एल कितना है 15, 15 माइनस 15, यानी मैं कॉलम इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ, ड्यूरेशन और इसका, इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है। 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3, 18 माइनस 15 माइनस 3, 18 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 15, ठीक है। 37 माइनस 5 इज इक्वल टू 32, 37 माइनस 5, 26 माइनस 8 इज इक्वल टू 18, 40 माइनस 12 इज इक्वल टू 28, 37 माइनस 1 इज इक्वल टू 36, 40 माइनस 14 is equal to 26, 40 minus 3 is equal to 37 and 54 minus 14 is equal to 40, ठीक है भाई। तो ये हो गया L की वैल्यू आ गई, हमें दो वैल्यू E और L की वैल्यू तो हमें नेटवर्क डायग्राम से पता चल गई थी, और TLS और TFS का हमने फॉर्मूला लगा के हमने ये टेबल कंप्लीट कर ली। अब फ्लोट क्या होता है, फ्लोट इज अ डिफरेंस बिटवीन एनी स्टार्ट टाइम और एनी फिनिश टाइम, यानी या तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम का डिफरेंस ले लो, या फिर अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट और लेटेस्ट का मतलब है कम, अर्लीस्ट का मतलब क्या है, अर्लीस्ट मतलब जल्दी से जल्दी कब शुरू होगा और कितना लेट हो सकता है शुरू होने में, जल्दी से जल्दी कब फिनिश होगा और कितना लेट हो सकता है फिनिश होने में, ये चारों टाइम हमने निकाल लिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, टोटल फ्लोट हो गया 0 माइनस 0, चाहे तो इन दोनों को माइनस कर दो, चाहे इन दोनों को माइनस, 0 माइनस 0 या 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 0, अब इससे आपका चेक हो जाएगा, आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो यहीं पे पकड़ में आ जाएगा। 3 माइनस 0 3, 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3, तो दोनों सेम ही आ रहा है। 15 माइनस 15, 18 माइनस 18, ये भी 0 आ रहा है। 32 माइनस 15, 17 एंड 37 माइनस 20 इज इक्वल टू 70, ये आ गया 17। 18 माइनस 18 0, 26 माइनस 26 0, 28 minus 18 is equal to 10 and 40 minus 30 is also 10, 36 minus 26 is equal to 10, 37 minus 26 is equal to 10। तो आप कोई सा भी डिफरेंस कर लो, लेकिन आप दोनों अगर डिफरेंस चेक करोगे तो इससे आंसर आपका चेक हो जाएगा, कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कर रही हो तो यही पकड़ में आ जाएगी। 26 माइनस 26, 40 माइनस 40 0, 37 माइनस 26 10, 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, तो दोनों ही केस में सेम आएगा। 40 माइनस 40 0, 54 माइनस 54 इज इक्वल टू 0, यानी हमने कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें टेबल में नहीं करी है, ठीक है। यानी फ्लोट जो है, चाहे हम स्टार्ट टाइम से निकालें, चाहे हम एंड टाइम से निकालें, फिनिश टाइम से निकालें, दोनों से ही फ्लोट हमारा सेम आ रहा है। अब फ्लोट का सिग्निफिकेंस क्या है ये समझो आप, ठीक है। इस फ्लोट का सिग्निफिकेंस क्या है, जहां पर हमारा जीरो आ रहा है, बहुत ध्यान से देखो, जहां पर फ्लोट जीरो आ रहा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में डिले हो गया, यानी एक्टिविटी 1 टू 2, एक्टिविटी 2 टू 3, जहां पर फ्लोट जीरो आ रहा है, 3 टू 4, और ये हो गया 4 टू 6, और ये हो गया 6 टू 7, ये क्रिटिकल एक्टिविटी है। दिस इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी। अगर इस एक्टिविटी में एक हफ्ते का भी अगर डिले हो गया तो ओवरऑल प्रोजेक्ट, जो कि हमारा फॉर एग्जांपल अगर 30 वीक्स में कंप्लीट होना था, तो वो 31 वीक्स में कंप्लीट होगा। तो इन एक्टिविटीज में हम जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकते, ये बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटी है। एंड दिस यू कैन से 1 टू 2, इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूंगा
तो दिस विल बी 1 to 2, 2 to 3, 1 to 2, 2 to 3, ठीक है, 3 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। ये अपने आप निकल के आ गया। देखो ये चीज, ये जो क्रिटिकल पाथ है, जब हमने ये टेबल बनाई तो वाई ऑब्जर्विंग द फ्लोट, जहां पर फ्लोट जीरो है, यानी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम इस एक्टिविटी पे हमें थ्रू आउट द नेटवर्क, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट बहुत ही ध्यान देना है कि ये एक्टिविटी एक भी हफ्ता, एक भी दिन, एक भी घंटे डिले ना हो। अगर डिले होगा तो ओवरऑल प्रोजेक्ट हमारा डिले हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें अगर लगेगा कि ये एक्टिविटी चालू हो गई, 1 to 2 एक्टिविटी में हम जा रहे हैं, अगर डिले होगा तो मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर क्या करेगा, अगर डिले हो रहा होगा तो मैन, मशीन, मटेरियल, इन सबको इंक्रीज करेगा, कैसे भी करके कुछ भी आपके रिसोर्सेज जो है वो इंक्रीज करेगा, बट इस एक्टिविटी को डिले नहीं होने देगा। दैट्स व्हाई दिस पाथ इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। तो दिस सेम पाथ इज ऑल्सो वी हैव बाय दिस नेटवर्क डायग्राम। तो ये नेटवर्क डायग्राम से हमने देखा था 1 2 3 4 6 7। तो ये जो पाथ था वो यहाँ से भी सेम ही पाथ निकल के आया, 1 2 3 4 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 6 7। अगर आपका कहीं भी डेविएशन आ रहा है, इसका मतलब आप नेटवर्क डायग्राम बनाने में गलती कर रहे हैं या फिर ये टेबल बनाने में गलती कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने आप ऑटो चेक भी हो जाते हैं कि वेदर वी आर डूइंग गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन और नॉट, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये हो गई कि जहां पर फ्लोट जीरो नहीं आ रहा है, यहाँ पर आया 17 वीक्स, यहाँ पर आया 10 वीक्स, यहाँ पर आया 10 वीक्स, यहाँ पर 10, तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। अगर एक्टिविटी फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 3 to 6 मुझे अगर परफॉर्म करनी है, अगर ये 10 वीक्स भी अगर लेट हो गई, कोई भी एक्टिविटी है, सपोज आप सपोज पैरेलली आपने कारपेंटर को भी काम दे रखा है, उससे बोल रखा है भैया कि घर के जो दरवाजे हैं वो तुम्हें बनाने हैं, चौखटें बनानी है, अगर वो 10 हफ्ते डिले भी हो गया अपने काम में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल इफेक्ट नो इफेक्ट इन ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो इस टेबल में हमने इतनी मेहनत क्यों की, ये इसका रिजल्ट हम टोटल फ्लोट को ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें 17 वीक्स का मार्जिन है। एक्टिविटी जो 2 to 5 है, इसमें हमारे पास 17 वीक, 17 वीक्स का मार्जिन है। अगर ये 17 हफ्ते भी अगर डिले हो गई तो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट तब भी हमारा काम से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये आंसर हो गया पूरा, ठीक है। इसका 0 3 0 0 3 0 17 0 10 10 10 10 10 0 10, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हमने कैलकुलेट किया। तो इसमें कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो।